हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ निमित सर। और आज हम करेंगे आईसीएसई सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड civics पार्ट वन। सो दिस इज़ द चैप्टर नंबर वन एंड पार्ट वन आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड एंड दिस इज़ अवर सेकेंड पार्ट एंड आई दिस इज़ द लास्ट पार्ट। So now we will begin the Constituent Assembly at work। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने अपना फंक्शन चालू किया, अपना काम स्टार्ट किया। तो यहाँ पे पहले तो पार्लियामेंट में एक प्रेसिडेंट होना बहुत ज़रूरी था, जो मेन हो। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को एक टेम्पररी, देखिए यहाँ पे इंटरिम दिया हुआ है। इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया और उनका नाम था डॉक्टर सचिनानंद, जो टेम्पररी थे। 2 दिन के लिए ही उनको मतलब इलेक्ट किया गया था। आफ्टर 2 डेज क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया। मतलब 2 डेज के लिए टेम्पररी, मतलब डॉक्टर सचिनानंद बने थे पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो परमानेंट प्रेसिडेंट बन चुके थे हमारे कंट्री के। मतलब कंट्री में कोई तो चाहिएगा रूल करने के लिए, तो मतलब गवर्नमेंट, तो प्रेसिडेंट जो थे हमारे पहले वो राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद नेहरू ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन का मतलब प्रपोजल। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को एक प्रपोजल रखा था। उसमें वो चाहते थे कि इंडिया पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाए, आज़ाद हो जाए। हालांकि 1946 में तो हमें आज़ादी नहीं मिली थी। उस टाइम पे भी हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलामी थे, ब्रिटिशर्स राज करते थे हमारे देश में। बट उन्होंने प्रपोजल में ये रखा, जो जब हम लॉ बना रहे थे पार्लियामेंट में, ये प्रपोजल रखा कि इंडिया को फुल फ्रीडम मिलना चाहिए। सॉवेरेन का मतलब होता है इंडिया सुप्रीम अथॉरिटी, मतलब सारा पावर पब्लिक के पास होना चाहिए। कोई यहाँ पे कोई रूलर नहीं होगा, जो रूल करेगा वो पब्लिक रूल करेगी, डेमोक्रेसी रहेगी। मतलब यहाँ पे पीपल्स का पावर रहेगा। पीपल्स को जिसको भी वो इलेक्ट करना हो वोट देके, मतलब हर इंसान को वोट देने का अधिकार रहेगा, उसके ऊपर से गवर्नमेंट बनेगी। आइए आते हैं, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज प्रिंसली स्टेट। मतलब उस टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया ब्रिटिश के गुलाम, हम जो इंडियंस थे वो ब्रिटिश के भी गुलाम थे, और हमारे यहाँ पे राजाओं भी राज करते थे। मतलब इंडिया में दो लोगों का पावर था, एक ब्रिटिशर्स और किंग। तो जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि सॉवरेन पावर होना चाहिए, पूरा पावर पब्लिक के पास होना चाहिए, कोई ब्रिटिशर या कोई राजा का राज नहीं होना चाहिए। मतलब देश को गवर्नमेंट चलाएगी, पूरी अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास होगी, और वो गवर्नमेंट को कौन बनाएगा, पब्लिक। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी, सबको सोसाइटी में इक्वल हक मिलना चाहिए, सब कास्ट के लोग एक साथ मिलके रह सके, सबके पास पैसा हो और पॉलिटिकली सब वोट दे सके, सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए। सबको सोचने का फ्रीडम होना चाहिए, आप कुछ भी सोच सकते हो, आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप कोई भी धर्म को मान सकते हो, आप अपने विश्वास को रख सकते हो, कोई भी भगवान को मानो, किसी की भी पूजा करो, और आप अपना एसोसिएशन बनाओ, अपनी खुद की पार्टी बनाओ। तो ये सब पब्लिक को मिलना चाहिए, यही प्रपोजल रखा था, और आज देखिए हम सबको मिल रहा है। एडुकेट सेफगार्ड टू बी प्रोवाइडेड टू द माइनॉरिटी, और जो माइनॉरिटी के लोग हैं जो हमारे देश में कम है, जैसे भाई फॉर एग्जांपल कोई भी कास्ट के लोग माइनॉरिटी में आते हैं, या कोई बैकवर्ड एरिया से आते हैं, या बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा हक मिलना चाहिए। टू सेफगार्ड इंडियाज इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरीज एंड इज सॉवरेन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर अकॉर्डिंग टू जस्टिस। मतलब टू सेफगार्ड इंडियाज इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरीज, मतलब हर टेरिटरीज, इंडिया के जितने भी एरियाज है वहाँ पे सबको हक मिलना चाहिए, और जो लॉ होगा वो सबके लिए इक्वल रहेगा। इंडिया शैल मेक फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड, और जो इंडिया होगा वो भी आगे बढ़ेगा, वर्ल्ड में वो भी तरक्की करेगा, उसका भी डेवलपमेंट होगा। इसलिए 22 जनवरी 1947 को एक रिसोल्यूशन पास हुआ, जिसमें ये फिक्स किया गया कि इंडिया जो है वो आने वाले समय में जब भी इंडिया अपना लॉ बनाएगा तो उसमें ये सारी बातें आएगी। मतलब इंडिया जो है वो अपने लॉ में ये सब रखेगा कि सबको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, सब अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, सब अपने अपने थॉट्स को मान सके।
उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी आता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब होता है कानून जो हमारा बन रहा था, हमारा जो लॉ बन रहा था, उसको बनाने में 14 कमेटीज़ को अपॉइंट किया गया था और भी 4 सब कमेटी थी जो ये 14 लोगों की मदद करेंगे। मतलब टोटल 18 लोग को 18 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया था लॉ बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ये 29 अगस्त 1947 को अपॉइंट की गई थी। इनका मेन गोल था कि हमारे इंडिया को चलाने के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए और ये लॉ एंड ऑर्डर सबको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कानून सबके लिए एक रहेगा। और ये कमेटी के जो मेन चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बाकी के भी लोग थे इनकी मदद करने के लिए, मतलब मेन मेंबर तो यही थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और साथ साथ में एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, मिस्टर बी एन राव वॉज द सेक्रेटरी। मतलब ये सब लोग मिलके हमारे देश के कानून को बना रहे थे। 21 Feb 1948 इट इज़ प्रेजेंटेड द फर्स्ट रिपोर्ट। तो उन्होंने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट बना के दी, उसमें उन्होंने अलग अलग तरह के लॉज बनाए थे जो हमारे कंट्री में लागू होंगे। द पैसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हुआ क्या कि जो भी आर्टिकल्स बनाए थे, आर्टिकल्स का मतलब स्टूडेंट्स सेक्शंस, जो आपको पता होगा कि कानून में बहुत सारी धाराएं होती है, लॉ मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। तो लॉ होते हैं मतलब अलग अलग नंबर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा फांसी की सज़ा दी जाती है तो 302 बोलते हैं। तो ये सब अलग अलग सेक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सारे जो भी कानून के अंदर जो भी सेक्शंस लिखे गए थे उसको पूरा डिबेट किया गया, सारे मेंबर्स ने मिलके मीटिंग करके चर्चा की। 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक कंटिन्यूस चर्चा हुई। उसके बाद 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 में ये लोग फाइनल डिस्कशन पे आए और लास्ट में कानून को पास किया गया। जो हमारे इंडिया में जो भी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होता है, जो भी कानून फॉलो होता है, वो कानून 26 नवंबर 1949 को पास हो गया था। और जब ये पास हुआ तो हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उनके साथ और भी बहुत सारे मेंबर्स थे जिन्होंने उनकी मदद की थी कानून बनाने में। मतलब पास तो हुआ पर कंट्री में फॉलो कब से होना चालू हुआ? 26 जैन 1950। मतलब पास हुआ 26 नवंबर 1949, बट उसके एक साल बाद मतलब आप देखो 26 जैन 1950 को फॉलो होना स्टार्ट हुआ। अब डेट ऑफ एनफोर्समेंट एंड इज सिग्निफिकेंस, दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस रिसीव द प्रेसिडेंट कंसेंट ऑन 26 नवंबर बट इट वाज एनफोर्स ऑन 26। देखो 26 नवंबर को प्रेसिडेंट ने पास कर दिया था पर कंट्री में फॉलो होना चालू हुआ 26 जैन से। तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। मतलब जैसे देखा होगा हमारे इंडिया ने बहुत स्ट्रगल किया था ब्रिटिशर्स से छुटकारा पाने के लिए। लॉर्ड इरविन उस टाइम पे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, लॉर्ड इरविन, उन्होंने अक्टूबर 1929 को अनाउंस किया था डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। डोमिनियन स्टेटस का मतलब जो इंडिया है वो ब्रिटिशर्स का गुलाम है, ऐसा उन्होंने मतलब अनाउंस किया था कि इंडिया हमेशा ब्रिटिशर्स लोगों के अंडर में ही रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। जो वहाँ पे जब कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे महात्मा गांधी वगैरह बड़े बड़े नेता गए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी। दिस डिड नॉट जस्टिफाई द कांग्रेस लीडर, द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर। अब हुआ क्या, जब उन्होंने ये घोषित किया लॉर्ड इरविन ने कि इंडिया गुलामी रहेगा, तो ये लोग जो थे वो चाहते थे कि कैसे भी करके इंडिया आज़ाद हो। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस उस टाइम पे चाहते थे कि इंडिया कैसे भी फ्रीडम हासिल करे। उस टाइम पे ये लोग सब कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे। लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। अब हुआ क्या, ये जो ब्रिटिशर्स जो लोग थे ना वो कैसे भी करके कांग्रेस लीडर्स को हटाना चाहते थे। फिर उसमें मॉडरेट्स का मतलब होता है जो मतलब एकदम शांति से रहने वाले लोग थे, कांग्रेस लीडर के लोग थे, वो धीरे धीरे अपना मतलब पावर खोने लगे थे। In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand. 1929 को दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू और उसके सब मेंबर्स ने एक प्रपोजल रखा, पूर्ण स्वराज, मतलब फुल फ्रीडम चाहिए, ब्रिटिशर्स लोगों को भगाना है और कैसे भी करके हमारे देश को आज़ादी दिलानी है।
और ये 26 जनवरी 1930 को उन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि भाई वो चाहते थे कि 1930 में इंडिया कैसे भी करके आज़ाद हो जाए, पर आपको पता होगा ऐसा हुआ नहीं था। 1947 में हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था। तो ये स्ट्रगल किया गया था हमारे मेंबर्स, जो कंट्री के महान लीडर द्वारा। और यहाँ पे एक फैक्ट फाइल है जो आपको पढ़नी है। जैसे पार्लियामेंट जो था, एक असेंबली बनी थी, मैंने बताया था पार्लियामेंट वगैरह बना था जुलाई 1946 को। उसका जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी दिसंबर 9 1946। जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोजल रखा था कि इंडिया को कैसे भी करके फ्रीडम दिलाना है, वो रखा था दिसंबर 13 1946। पास हुआ था जैन 22 1947। जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोजल रखा था वो पास हुआ था जैन 22 1947। और हमारा जो लॉ पास हुआ था नवंबर 26 1949, पर उसको हमारी कंट्री में लागू कब किया गया? जैन 26 1950। अब जो मेंबर्स थे हमारे पार्लियामेंट के, जो अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब उस टाइम पे जब इंडिया डिवाइड नहीं था, जब सारी इंडिया पाकिस्तान सब साथ में थे, तो उस टाइम पे मेंबर थे 385। और जब इंडिया डिवाइड हो गया तो मेंबर इतने रह गए 299। और जब इंडिया ने अपना काम चालू किया, जब हमारा पार्लियामेंट ने और लॉ ने काम चालू किया, तो हमारे इंडिया में इतने आर्टिकल्स थे, मतलब इतने लॉ थे, इतने सेक्शंस थे। और उसके अंदर जो छोटे मोटे सेक्शंस आते वो थे 8। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।